हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इसी पिछले वाले क्लास में हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और कितने तरह के डायरेक्ट क्वांटिटी होते हैं, कितने तरह के हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो लगभग अगर हम लोग 300-400 साल 500 साल पहले जाएं तो दुनिया उतनी एडवांस थी नहीं, तो उस टाइम कम्युनिकेशन उतना हो नहीं पाता था, टेक्नोलॉजी तो था नहीं उस टाइम। तो उस टाइम क्या होता था कि हर देश में अलग अलग कल्चर था। इंडिया में कुछ अलग कल्चर था, यूरोप में अलग कल्चर था, अमेरिका में अलग कल्चर था। तो उस टाइम वहाँ के साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, चीज़ों को मापने के लिए अपने तरह का यूनिट्स बनाया करते थे। मतलब वहाँ के अपने भाषा में, अपने कल्चर के अनुसार वहाँ पे यूनिट्स बनाया करते थे। अब तो उन्हीं में से कुछ जो देखिए, दुनिया तो बड़ी थी, बहुत सारे देश थे, सब जगह अलग अलग कल्चर था, तो अलग अलग तरह का यूनिट्स बनाया गया। लेकिन उनमें से कुछ 2-3 ऐसे थे जो बड़े बड़े देशों में बने थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देशों में बने थे, क्योंकि वे देश उस टाइम में वो काफ़ी थोड़े से विकसित थे। उस समय में अदर देश थे और वे थोड़े अमीर थे, तो व्यापार करते थे ज़्यादा, और थोड़े टेक्नोलॉजी में भी एडवांस थे और उनके पास पावर था, मिलिट्री था, तो उनका दबदबा चला करता था। तो उन देशों में जो उस टाइम के यूनिट्स के सिस्टम चला करते थे, उनमें से 3 सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा है। और वो ये है कि पहला सिस्टम जो था हमारा, वो था सीजीएस सिस्टम, जिसका शॉर्ट नेम सीजीएस है, और इसको फुल नेम में बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सी से होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। अभी किसके लिए था, तो उस टाइम लोग टेम्परेचर के बारे में उतना पता नहीं था उन लोगों को, और इलेक्ट्रिक करंट तो उस टाइम की खोज हुई नहीं थी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, बिजली की खोज तो भी नहीं थी। तो उस टाइम ज़्यादा उन लोग मापा नहीं करते थे, मतलब जो यूनिट्स बनाया करते थे वो बेसिक चीज़ों को ही बनाया करते थे जो उस टाइम की ज़रूरत था। जैसे मास को मापना पड़ता था, लेंथ मापना पड़ता था, टाइम बीतता था। तो यही 3 क्वांटिटी जो था वो ज़्यादा मेन था। तो उस टाइम जितने भी सिस्टम्स बने थे यूनिट्स के, वो मेनली यही तीन क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम पे ही बना करता था। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो सीजी सिस्टम था, ये फ्रांस में बना था। फ्रांस के लोग वहाँ पे यूज़ किया करते थे इस सिस्टम को, और इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज़ करते थे, मतलब सेंटीमीटर का यूनिट्स बनाए थे उन लोगों ने, और मास को मापने के लिए ग्राम और समय को मापने के लिए सेकेंड। ठीक है, अब इस सिस्टम का क्या खासियत था, तो ये एक मेट्रिक सिस्टम था। मेट्रिक मतलब क्या होता है कि अगर एक हमारा जो बेस है, बेस मतलब क्या, ये ग्राम, मान लीजिए अगर हमको मास को मेजर करना है, तो मास को अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो उसका यूनिट हमने ग्राम बनाया, और ग्राम हमारा बेस है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास छोटा सामान है, कम सामान है, अगर हमारे पास अगर ज़्यादा सामान हो जाए, तो ज़्यादा सामान हो जाने से क्या हो जाएगा, हमारा जो हम तो मेजर तो कर लेंगे उसको, लेकिन हमारा नंबर बढ़ जाएगा। जैसे अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो मुश्किल से मुश्किल 10 ग्राम होगा, और अगर इसी को मैं क्या करूँ, अधिक मात्रा में ले आऊँ, तो ये अब 10 ग्राम नहीं रह जाएगा। मान लीजिए मैं बहुत अधिक मात्रा में ले आऊँ, तो ये कम से कम हो जाएगा 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो या फिर 100 किलो हो जाएगा। तो 100 किलो बोलना ईजी रहता है, या फिर 100 किलो को मैं फिर उस टाइम तो किलो मैंने बनाया, उस टाइम तो किलो बना नहीं था, तो उस टाइम किस में मापते थे, ग्राम में। तो मान लीजिए ये बहुत अधिक मात्रा में है, और ये अगर मैंने इसको मेजर किया तो ये आगे कितना, ये आ गया हमारा 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम मतलब कितना गया, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, हाँ 10 किलोग्राम। और अगर यही और अधिक मात्रा में अगर वो चीज़, मान लीजिए कोई दूसरा चीज़ है जो इससे भी अधिक मात्रा में है, जो कितना, 1,00,000 किलोग्राम। अब 1,00,000 किलोग्राम बोलना, 10,000 ग्राम बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस टाइम क्या किया गया कि एक रूल बनाया गया कि इसको बेस मानते हैं, और इसमें से अगर बड़ी क्वांटिटी, बड़ा यूनिट बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और
नया यूनिट बनता चला जाएगा जो बड़ा रहेगा। और अगर छोटा यूनिट बनाना है, कम यानी कम चीज़ें, यानी छोटी छोटी चीज़ों का अगर वेट मापना है तो क्या करो, 10 से डिवाइड करते चला जाओ। ये बेस यूनिट है, यानी इसको जो 1 ग्राम हो रहा है उसको 10 से डिवाइड करता चला जाओ, मतलब तो हमें जो छोटी यूनिट्स मिलेगी। जैसे आप सब ने ये देखा होगा, आप सब ने ये पढ़ा भी होगा क्लास 7, 8, 9 से कि ग्राम मान लीजिए 1 है, ठीक है, 1 ग्राम यूनिट है। इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 को क्या बोलते हैं, डेका, तो ये हो गया डेका। और यहाँ ग्राम लगा देंगे तो हो जाएगा डेका ग्राम। उसमें अगर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, तो 100 से हो जाता है हेक्टा। अब हेक्टा जाता है 100, ठीक है। इसी तरह 100 में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1000, यानी 1000। और इसको बोलते हैं 1000 को हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, जिसको हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम को बोलते हैं ना 1 किलोग्राम। इसी तरह अगर छोटी यूनिट को छोटा करना है तो 1 ग्राम को डिवाइड करती है 10 से तो क्या हो गया, डेसी ग्राम। इसी तरह अगर 10 उसमें और डिवाइड कर दिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो हो गया सेंट, क्योंकि 100 सेंट मतलब क्या होता है, 100 सेंट का मतलब होता है 100। हम लोग यूज करते हैं ना परसेंट, मतलब 100 की बात हो रहा है। इसी तरह अगर 10 और 10 से डिवाइड कर दिया तो हो जाता है हमारा मिली, नहीं बोलते 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, इस तरह। तो वो मिली क्या है, यानी उसको हम क्या किए, 1 ग्राम को या फिर 1 मीटर को हम लोग क्या किए, 10 से 10⁻3, यानी बोल सकते हैं 1000 से क्या किए, उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा था मैट्रिक सिस्टम। और मैट्रिक सिस्टम ईजी पड़ता है क्योंकि हमें ना क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ एक यूनिट याद रखना पड़ता है बस। और हमें ये सब याद नहीं रखना पड़ता, सिर्फ नाम याद रखो, क्वांटिटी आपको मतलब इसका नंबर जो होता है वो रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि बस सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये था हमारा सीजीएस सिस्टम जो फ्रांस के लोग यूज़ किया करते थे। इसी तरह फ्रांस के जो एक बगल में देश था जो ब्रिटेन, भली भांति जानते हैं हम लोग, वहाँ भी एक अलग कल्चर था। वहाँ भी क्या होता था, वहाँ के भी साइंटिस्ट थे, अपना अलग यूनिट सिस्टम बनाए थे जिनको बोला गया था एपीएस, यानी वहाँ के लोग उनको एपीएस सिस्टम बोलते थे। और वो था एपीएस में एफ फुट के लिए, पी पाउंड के लिए और एस सेकेंड के लिए। और वह उस टाइम भी जो इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के लोग थे उनके पास भी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन लोग भी मतलब उस टाइम में ये हमारे करंट का या फिर बोल सकते हैं टेम्परेचर का उतना उन लोग के पास नॉलेज नहीं था। तो उन लोगों ने उस टाइम क्या किया था, सिर्फ यही 3 क्वांटिटी जो फ्रांस के साइंटिस्ट ने बनाए थे, ये तीनों सिर्फ 3 क्वांटिटी को मापने के लिए यूनिट। तो ब्रिटेन के लोग भी क्या किए थे, 3 ही क्वांटिटी को मापने के लिए अपना यूनिट बनाए थे। मास मापने के लिए ये पाउंड, लेंथ मापने के लिए फुट और समय के लिए सेकेंड। जिस तरह से फ्रांस वाले समय को सेकेंड में ही मापते थे, इसी तरह ब्रिटेन के भी लोग समय को सेकेंड में ही मापते थे। बस इनका अंतर क्या था कि वो लेंथ को मापते थे ग्राम सेंटीमीटर में और ये मापते थे फुट में, ठीक है। वो मापते थे, फ्रांस वाले मास को मापते थे ग्राम में और ब्रिटेन वाले मापते थे पाउंड में, बस। लेकिन एपी सिस्टम में एक डिसएडवांटेज था, और वो डिसएडवांटेज ये था कि ये नॉन मैट्रिक सिस्टम था। नॉन मैट्रिक मतलब कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको नंबर भी याद रखना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड जो होता है वो क्या होता है, 453 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम तो ठीक है, ये नंबर भी, ग्राम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब आपको क्या रखना पड़ना है, एक मतलब 453 एक नंबर भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये 453 एक नंबर तो याद रखना पड़ रहा है, ऊपर से ग्राम। इसी तरह लेंथ के लिए भी कि हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 3.5 फीट के बराबर होता है, ऐसा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि अलग अलग नाम भी याद रखना है, प्लस के अलग अलग वैल्यू भी याद रखना है। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं था, इस सिस्टम में ऐसा नहीं था। सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो, बड़ी यूनिट्स बनती चली जाएगी, 10 से डिवाइड करते चले जाओ, छोटी यूनिट्स बनती चली जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है,
कोई डिवीजन कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपली आपको नंबर ही याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता था, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती थी, इसमें थोड़ा सा चीज़ें आसान नहीं होती थी। तो ये उतना ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट का मतलब बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं था, मतलब उतना अच्छा यूनिट वाला सिस्टम था नहीं। लेकिन ब्रिटेन के लोग इंडिया में आके वे यहाँ पे राज किए थे, तो उनका जो यूनिट का जो सिस्टम था हम लोगों ने अडॉप्ट किया। और अभी भी हम क्या करते हैं, फीट जो हम लोग नापते हैं ज़मीन वगैरह या फिर कुछ भी मापते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, फीट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसी टाइम से हम लोगों ने जो अडॉप्ट किया है वो अभी तक चलता चला जा रहा है। अभी भी हम केक लेने जाते हैं तो वो पूछता है दुकानदार कि कितने पाउंड का केक चाहिए, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। अब पाउंड मतलब क्या होता है, 400 450 ग्राम। इसका मतलब अगर वो 2 पाउंड बोल रहा है, इसका मतलब उसमें उस केक का वेट कितना है, उस केक का वेट है 900 ग्राम, 900 ग्राम। लेकिन वो बोल कितना रहा, 2 पाउंड। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ज़माने से वो चलता आ रहा था, क्योंकि ये ब्रिटेन में चलता था और ब्रिटेन ने इंडिया में राज किया था, इसीलिए उनका जो सिस्टम था वो एडॉप्ट कर लिया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये उतना कन्वीनियंट यूनिट नहीं था, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं था। ठीक है, तीसरा जो था MKS सिस्टम। अब ये कौन बनाया था ये नहीं पता, लेकिन ये जो था वो CJ सिस्टम का एक बिग फॉर्मेट था, यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा भाई था। क्यों? देखो, मापेगा ये भी वही 3 क्वांटिटी जो ये 2 सिस्टम माप रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, इसमें हम लेंथ को एक बड़ी यूनिट से मापते थे, इसमें सेंटीमीटर से मापते थे, तो इसमें मीटर से मापते थे। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतना छोटा सा, मतलब बहुत कम। देखिए मेरे पास स्केल है, इसमें 1 सेंटीमीटर क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर इतना छोटा, मतलब बोल सकते हैं कि मेरा उंगली दिख रहा है तो इतना छोटा बस। अब अगर मुझे कोई 10 मीटर का चीज़ मापना है तो इतना छोटा छोटा स्केल हम क्या करेंगे, कितना टाइम से रखना, बहुत बार रखना पड़ेगा। तो वो थोड़ा क्या होता था, थोड़ा फजीयत वाली बात हो जाती थी और नंबर्स बढ़ जाते थे। अगर हमको 10 मीटर मापना है, एक 10 मीटर का ज़मीन है, या फिर मान लो कि किसी तरह का एक लकड़ी उसको मापना है, तो अगर हमारे पास ये सेंटीमीटर वाला स्केल रहेगा तो 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है, ऐसे ऐसे करके कितना बार करेंगे तो नंबर्स बढ़ जाता था हमारा। तो नंबर्स बढ़ने के कारण क्या होता था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी देता था। लेकिन ये क्या करता था, बड़ा फॉर्मेट था, मीटर है, तो हमें पता है कि 1 मीटर का स्टैंडर्ड क्या होता है 100, और हमें 10 मीटर मापना है तो ऐसे ऐसे करके 10 मीटर 10 बार करेंगे तो हम उस चीज़ को नाप लेंगे। और 10 मीटर हमारे लिए, ये 10 जो है नंबर, वो हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट है, आसान है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, थोड़ा सा इसका एक बड़ा फॉर्मेट था। ठीक, अब के जो यूज़ होता था हमारा, के जो है किलोग्राम के लिए, यहाँ पे ग्राम के लिए यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, किलोग्राम के लिए। और समय भी यहाँ भी सेकेंड में मापा जाता था। क्यों? क्योंकि समय के लिए ना, समय का यूनिट आप कोई भी सिस्टम में भी देख लो, आपको हमेशा सेकेंड में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई बड़ा या छोटा बना ही नहीं है। बड़ा छोटा बोल सकते थे क्या, उसमें फिक्स लगा के आप कर सकते हैं, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, ऐसा आप कर सकते हैं। मिनट अगर 60 से मिनट 1 सेकेंड को 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड कर दे तो वो मिनट बन जाएगा, और इसको 3600 से डिवाइड कर दे तो 1 घंटा बन जाएगा। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो जो आंसर हमारा आएगा वो सेकेंड में ही आता है। इसका मतलब कि टाइम के लिए जो यूनिट बना था वो हर सिस्टम में सेकेंड ही बना था, बस चेंज हो रहा था तो सिर्फ लेंथ के लिए और मास के लिए। तो ये हमारा 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स था जो फ्रांस, ब्रिटेन और ये पता नहीं कहाँ यूज होता, लेकिन इसका बड़ा फॉर्मेट था, तो ये यूज होता था उस टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करना शुरू कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया, तब डिफ़िकल्टी आने लगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस के लोग अपना यूनिट्स में मापते थे, इंडिया के लोग अपना यूनिट्स में मापते थे, ब्रिटेन के अपना यूनिट्स में मापते थे। तो जब अगर हमें कुछ सामान खरीदनी है तो हम कौन सा यूनिट्स में खरीदें। जैसे मान लीजिए
अभी हम इंडिया में पेट्रोल को मापते कैसे हैं? लीटर में। लेकिन यूएस में कैसे मापते हो वहाँ के लोग? अमेरिका में लोग मापते हैं गैलन में। तो अगर मुझे उससे तेल खरीदना है यूएस से, तो मैं बोल रहा हूँ कि पेट्रोल कैसे है, क्या भाव है? तो अमेरिका वाले बोलेंगे कि भैया $4 पर गैलन है। अब इंडिया वाले हम जानते हैं कि 100 रुपये अभी जो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये पर लीटर है। तो क्या कौन सा महंगा है? $4 पर गैलन महंगा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 100 रुपये पर लीटर महंगा है? क्यों? क्योंकि देखो गैलन अलग होता है, क्योंकि एक गैलन में अगर देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 3.25 लीटर का पेट्रोल आपको आ जाएगा, यानी एक गैलन 0.4 लीटर के बराबर होता है, यानी आप कह सकते हैं तो 3.75 समथिंग कुछ होता है एक गैलन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे कि आपको एक गैलन $4, यानी अगर $1 का 80 रुपये दाम है तो क्या हो गया, 8 चौक 32, यानी 320 रुपये में आपको कितना लीटर मिल रहा है? ऑलमोस्ट 4 लीटर के बराबर तेल मिल रहा है। और यहाँ पे 100 रुपये, इसका मतलब कि 4 लीटर लेने के लिए आपको 400 देना पड़ रहा है। तो इंडिया वाला महंगा, इसका मतलब कि देखिए हम जानना क्या चाह रहे हैं? हम जानना ये चाह रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा अलग है, हमारा कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो अलग है। वो बता रहा है गैलन में, मैं बता रहा हूँ लीटर में, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वही हम दोनों के बीच का अगर लैंग्वेज, दोनों देश के बीच का अगर लैंग्वेज कॉमन हो, सेम हो, तो हमारे लिए समझना इजी हो जाता है। तो हमारे पास इसी तरह का डिफ़िकल्टी आने लगा। जैसे एक और डिफ़िकल्टी आती है कि अमेरिका में लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मापने के लिए माइल, और हम इंडिया में यूज़ करते हैं मीटर या फिर फीट, जो भी बोले। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट ले, यानी एसआई यूनिट ले, जो भी आगे तक पढ़ेंगे, तो मीटर अगर लें तो एक माइल बराबर जो होता है वो 1609 मीटर होता है, यानी 1609 मीटर होता है। ओके, तो अब हमारा यूनिट छोटा है, यूएस में जो यूनिट यूज होता था वो थोड़ा बड़ा था, क्योंकि वो 1609 मीटर के बराबर 1 माइल होता है। तो अगर कोई पायलट है, जो अमेरिकन पायलट है, जो अमेरिका से आ रहा है इंडिया, और उसकी स्पीड अगर 2 माइल्स पर आवर है, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप अपने स्पीड को कर लो 300 किलोमीटर पर आवर, आप अपने एरोप्लेन का स्पीड क्या कर लो 300 किलोमीटर पर आवर। अब जो अमेरिकन पायलट है उसको सुनाई दिया 300, इसका मतलब कि वो चल रहा था कितने में, सॉरी अगर मैं उसको अब मैं 300 में बोल रहा हूँ, तो अब माइल्स को भी 200 माइल्स ले लीजिए कि अगर स्पीड 200 माइल्स है, और इंडिया में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने सिग्नल भेजा उस अमेरिकन पायलट को कि आप अपना स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर कर लीजिए, यानी 300 किलोमीटर पर आवर कर लीजिए। अब अमेरिकन पायलट को ऐसा लगा कि 200 से नंबर बढ़ा है 300, तो वो हमें स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो हम स्पीड घटाने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 300 होता है 300 किलोमीटर पर आवर 200 माइल्स पर आवर से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि 1 माइल जो होता है वो 1609 मीटर के बराबर होता है। और 1609 मीटर को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा 300 वाला से। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि आप अपना स्पीड को कम कीजिए, लेकिन वो समझ क्या रहा है कि नंबर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ाने बोल रहा है। अब वो स्पीड बढ़ाएगा तो एक्सीडेंट हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। तो जब ट्रेड रूट और मतलब जब इंटरनेशनल ट्रेड और ज़्यादा बढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने लगी। तो सब लोगों ने सोचा, हर देश के साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो सभी देशों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज हो। तो जो कॉमन लैंग्वेज बनाया गया उसे बोला गया एसआई यूनिट, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर में, थोड़ा मतलब अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अभी पहले इसको आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने नोट करने के साथ हो सकता समझ नहीं दिया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में। तो जब अलग अलग देशों में लोग अपना अपना यूनिट्स यूज़ करते थे, अपना अपना यूनिट्स का सिस्टम यूज़ करते थे, और जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा
तब ये डिफ़िकल्टी आने लगी कम्युनिकेशन में, एक दूसरे की यूनिट को ना समझ पाने में। तो जब ऐसे इस तरह के जब डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, तो सारे पूरे दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे सब ने ये विचार अपना अपना रखा कि कुछ ऐसा कॉमन वर्ड होना चाहिए, ऐसा कॉमन यूनिट होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो और उसको सारे लोग समझे। तो इसके लिए पूरी दुनिया से साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे हुए फ्रांस में, और एक कमेटी बनाएगी, और उस कमेटी का नाम रखा गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, जो 1971 में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, उसमें एक ऐसा यूनिट्स का सिस्टम बनाया गया जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल था, और उस सिस्टम का नाम दिया गया एसआई यूनिट्स। क्या दिया गया? एसआई यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये इंग्लिश में और फ्रेंच भाषा में ऐसे बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। मतलब ये हमारा फ्रेंच लैंग्वेज में है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, कैसे यूनिट्स बनाए गए, क्या क्या नाम रखा गया, अब वो समझते हैं। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा यूनिट बनाएंगे जो हमारा मेट्रिक सिस्टम हो, क्योंकि हमें पता है कि मेट्रिक सिस्टम क्या करता है, चीज़ों को आसान करता है। एपीएस सिस्टम जो ब्रिटेन का था वो क्या था, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था याद करने में, लेकिन जो फ्रांस का सीजीएस सिस्टम था वो थोड़ा आसान था, क्योंकि वो एक मेट्रिक सिस्टम था, और उसी का बड़ा भाई कह सकते हैं हमारा एमके सिस्टम था। तो ये डिसाइड किया गया कि हमारा जो सिस्टम नया बन रहा है, जो जिसको हम नाम दिए एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स, तो उसमें जितने भी यूनिट्स बनेंगे वो सारे के सारे मैट्रिक सिस्टम के अनुसार बनाना है, और नया नाम रखेंगे सारे यूनिट्स का। जैसे एपीएस में लेंथ के लिए फुट यूज़ होता था, और सीजीएस में वो लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ होता था। तो एसआई यूनिट्स में ऐसा यूज़ करेंगे, ऐसा नाम हम रखेंगे जो आसान भी हो और सारे लोग उसको यूज़ कर सकें। तो जो हमारा पहला 3 बेस क्वांटिटी, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, उनके लिए जो यूनिट बनाया गया वो हमारा एमके सिस्टम से ही उठा लिया गया। एमके सिस्टम में जो था किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, उसी को उठा के यहाँ पे रख दिया गया, जो हमारा लेंथ और मास टाइम के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, ये बना। और इसका जो सिंबल बनाया गया वो इनका फर्स्ट लीटर बनाया गया, जैसे मीटर का फर्स्ट लीटर एम, किलोग्राम का केजी और सेकंड का एस, इस तरह से बनाया गया इसका सिंबल। ठीक है, और इनके सैंपल्स को भी बनाए गए हैं। इनके सैंपल जैसे पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया था आपको कि जो किलोग्राम है उसका जो सैंपल था, जो प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है जिसको एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर रखा गया है, वो आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, तो वो क्या था, सैंपल था। इसी तरह से हमारा मीटर लेंथ के लिए भी सैंपल जो है, जो मैंने बताया था, एक स्टैंडर्ड बनाया गया था। 1 मीटर का जो वो रोड बना था वो भी क्या था, इरिडियम प्लेटिनम का एक एलॉय था। देखिए, प्लेटिनम इरिडियम क्या होता है कि एक एलॉय है जो इन लोग कि जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय जो है वो रिएक्ट नहीं करता है किसी भी एयर से, मतलब हो सकता है कि एयर से या फिर किसी दूसरे मेटल से वो किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता है, तो उसमें जंग लगने का प्रॉब्लम होता नहीं है। और उसको वैक्यूम में अगर रख देते हैं तो वो सेफ रहेगा सालों तक, बहुत सालों तक। तो जो हमारा सैंपल शुरू में बनाया गया था लेंथ के लिए, वो टाइटेनियम और इरिडियम का एक बार बनाया गया था। बार मतलब होता है कि एक रोड जैसा, वो बनाया गया था। और मास के लिए जो बनाया गया था वो भी टाइटेनियम और इरिडियम का एक सिलेंडर बनाया गया था, इतना बड़ा सिलेंडर बनाया गया था। और दोनों को रखा गया था कहाँ पे, तो पेरिस के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है उसका, हाँ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, शायद इसी तरह कुछ नाम है। और वहीं पे दोनों सैंपल को रखा गया। ओके, बाद में वो सैंपल जैसे जिसमें मीटर वाला जो सैंपल था स्टैंडर्ड वाला जो बनाया गया था, वो बाद में उसको हटाया गया। मतलब कि इसलिए हटाया गया क्योंकि देखिए, कोई भी धातु हो, किसी तरह का कुछ भी हो,
वो एक न एक बार तो ख़त्म हो ही जाएगा, चाहे वो 500 साल में ख़त्म हो, चाहे 1000 साल में ख़त्म हो, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ का लिमिट होता है, किसी भी चीज़ का एज होता है, तो वो एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, चाहे वो टाइटेनियम इरिडियम का बनना हो, चाहे किसी भी धातु का बनना हो। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए जो कभी बदले ना, कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी चल जाए, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इन्वायरमेंट में चल जाए, उसका स्टैंडर्ड नहीं बदलना चाहिए। तो इसको बाद में बदला गया, मीटर का जो स्टैंडर्ड था बाद में बदला गया, अभी आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी इतना याद रखना कि शुरू में जो बनाया गया था स्टैंडर्ड, इसके लिए बनाया गया था, इसके लिए बनाया गया था, बाकी के लिए उतना नहीं बनाया गया था, क्योंकि सेकेंड तो समय है, समय में कुछ फिजिकल चीज़ तो बनेगा नहीं। इसी तरह केल्विन टेम्परेचर है, इसका तो कुछ सैंपल तो हम बना नहीं सकते हैं। और हाँ, बाकी देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी थे, जो बेस क्वांटिटी है, इनके लिए MKS सिस्टम से उठा लिया गया यूनिट। बाकी का जो यूनिट था वो नया बनाया गया। बाकी का जो जैसे टेम्परेचर, अब टेम्परेचर पे केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उन्हीं के नाम से केल्विन रखा गया। जो यूनिट्स बनाया गया टेम्परेचर का, वो केल्विन बनाया गया और उसका सिंबल के, फर्स्ट लेटर के रखा गया। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट पे एम्पियर ने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उनके नाम पर इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट रखा गया एम्पियर और इसका सिंबल ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उनकी यूनिट्स लिखे हैं, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनके यूनिट्स और यहाँ पे सिंबल हैं। ठीक है, इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, तो इसका सिंबल बनाया गया। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, क्योंकि कैंडेला साहब ने इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया था लुमिनस इंटेंसिटी को इस पर, तो इसके लिए कैंडेला से CD बनाया गया इसका सिंबल। और तो ये हमारा क्या था, ये हमारा 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हमारे फिजिकल क्वांटिटी थे, जिसको हमने बोला था फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। इस चीज़ के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 क्वांटिटीज और देख रहे हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो जब 1971 में जब वो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद 7-8 साल बीता, उसके बाद हम एंगल्स भी मेजर करने लगे। एंगल्स जैसे ये देखिए, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम किसी तरह का इस तरह का एंगल बना दें, यानी ऐसे एक पट्टी बना दें, तो बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है। और ये एंगल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम जब मेजर कर सकते हैं तो इसका यूनिट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम अगर मेजर कर रहे हैं तो इसका यूनिट तो होना चाहिए ना, तभी तो हम बोलेंगे ना इतना है, इतना है, इतना है, उसके साथ वो यूनिट तो लगाना पड़ेगा ना। नंबर तो लिखेंगे 4 5 10 15 जो भी लिखना नंबर तो लिखेंगे, उसके साथ यूनिट भी तो लगाना पड़ेगा ना, तो यूनिट बनाना चाहिए था। अब ये एक अलग क्वांटिटी था जो इनसे नहीं मतलब एक्सप्लेन हो रहा था, तो ये डिसाइड किया गया कि एक एंगल भी क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका भी यूनिट बनाना चाहिए। तो उसका यूनिट बनाया गया रेडियन, जो अभी हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं सारे एंगल्स। इसी तरह एक हमारा बना सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को आप समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए एक स्फेयर है और उससे हमने क्या किया, एक टुकड़ा काट के अंदर से निकाल दिया, तो वो जो टुकड़ा जो काट के निकला, तो वो सेंटर में जो एंगल बनाएगा ना, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे आप सबने देखा होगा यूट्यूब में बहुत दिखाया जाता है कि एक तारबूज है या फिर किसी तरह का एक कोई फल है जिसमें एक कुछ लिया जाता है ऐसे कुछ काटने वाला, जो पूरा मस्त से कटिंग करके निकाल देता है, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह का अगर हम एक कोन लें, एक कोन शेप का कुछ ले जो तारबूज में ऐसे घुसा के बाहर निकाले, तो जो सेंटर पे जो बनेगा एंगल, जो सेंटर पे जो बन रहा है एंगल, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल भी क्या था, एक फिजिकल क्वांटिटी था, तो उसको भी मेजर करेंगे, और उसको मेजर करने के लिए भी क्या बनेगा, हमारा यूनिट, और उसके लिए बनाया गया अस्ट्रेडियन। क्या बनाया गया, अस्ट्रेडियन। अब ये तो हमारे 7 पहले से थे, इसको बाद में 2 ऐड किया गया। अब ये जो बाद में 2 एंगल्स, ये 2 क्वांटिटी ऐड किया गया, तो इसको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स,
तो ये बाद में सप्लीमेंट कर दिया गया, मतलब बाद में जोड़ दिया गया। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 9 यूनिट्स, सॉरी 9 क्वांटिटीज़ और उनके लिए 9 यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो टोटल कितने क्वांटिटी हो गए? 9 क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और उनके लिए क्या बनाया गया? अलग अलग यूनिट्स। अब ये यूनिट्स बना, सबके सैंपल्स बनाए गए, सबके मतलब सिर्फ ये दोनों के लिए और बाकी सबके लिए, मतलब जो डेफिनेशंस लिखा गया, स्टैंडर्ड बनाया गया, चाहे वो सैंपल के रूप में बना चाहे या फिर डेफिनेशन के रूप में बना हो, बना सबके लिए डेफिनेशन। और डेफिनेशन जो बना है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, और मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर जाके पढ़ें, अपने से पढ़ें। मैं तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो अगर मैं बताने चला तो हो सके कि आपको समझ में ना आए उतना, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होगा, पिछले लेक्चर में भी मैंने यही चीज़ बताया था कि उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है वो हो सके अभी आपको समझ में ना आए और आप बोर हो जाओ, और मैं आपको बोर करना नहीं चाहता। तो मैं एक सिर्फ बता दूंगा लेंथ के लिए, बाकी के लिए आप सब पढ़ लोगे। और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर अभी आप उसको स्किप, तो उसको आप छोड़ना चाहते तो छोड़ दो, बाद में आके यानी 12th ग्रेजुएशन जब पढ़ोगे उस टाइम आके वापस पढ़ लेना, तो उस टाइम आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूँ सिर्फ आपको लेंथ के लिए, कि लेंथ का जो डेफिनेशन बनाया गया वो बार वाला नहीं, बार तो पहले का स्टैंडर्ड था, जो टाइटेनियम इरिडियम का जो बार बनाया गया था वो पहले का था, बाद में उसको चेंज किया गया। तो उसके लिए लेंथ का जो स्टैंडर्ड बना वो मैं बताता हूँ। तो ये हमारा हो गया साई यूनिट। अब एसआई यूनिट जो था वो क्या था? एक मैट्रिक सिस्टम था, तो ये हमारे लिए क्या था? थोड़ा सा कन्वीनियंट था। और ये पूरे दुनिया के साइंटिस्ट मिल के बनाए थे, तो पूरी दुनिया इसको मानती है। और जब पूरी दुनिया इसको मानती है तो हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, जो कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें आसानी हो जाती है और हमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर अभी आप अमेरिका में जाओ तो अमेरिका में भले वो अपना गैलन यूज़ करते हो, लेकिन वो भी वहाँ पे जानते हैं कि लीटर क्या होता है। सो भले वो डिस्टेंस को माइल्स में मापते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है। सो अगर हम इंडियंस वहाँ जाके बोलेंगे कि डिस्टेंस इतना है, 2 किलोमीटर है, तो वो समझते हैं कि 2 किलोमीटर कितना होता है। इसी तरह ब्रिटेन में आप चले जाइए, भले वो डिस्टेंस को फुट में मापते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है या फिर 2 मीटर है, तो वो समझ जाएंगे कि 2 मीटर क्या होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स है, और इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स को सबको जानते हैं, सबने वो चीज़ को माना था, सबने पढ़ा है उनके बारे में, तो उनको वो समझ में आएगा। भले वो पाउंड में मापते हो मास को, लेकिन अगर किलोग्राम में इसको मैं बोल रहा हूँ तो वो किलोग्राम वो समझेगा। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लोग को अगर ये सारे एसआई यूनिट्स के बारे में पूछा जाए तो उनको नॉलेज है, सभी को है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा एसआई यूनिट्स यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम एक इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन तो सारे यूनिट्स का है, ये 7 और 9 दो 9 के 9 का तो 9 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 7 जो है ना ये फिजिकल क्वांटिटी, ये 7 फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी उनकी डेफिनेशन आपको दिए हैं, लेकिन मैं सारे नहीं बता के एक से बताता हूँ लेंथ का। तो चलिए उसका डेफिनेशन सिर्फ देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग लेंथ का जो बनाया गया स्टैंडर्ड वो क्या। देखिए, पहले जो लेंथ का स्टैंडर्ड बना था वो एक बार था जो टाइटेनियम और इरिडियम का था, लेकिन वो जो था वो क्या एक चेंज होने वाला था। मतलब कह सकते हैं कि वो एक ऐसा स्टैंडर्ड था जो अर्थ के लिए तो सही था, अगर अर्थ में हम कहीं भी ले जाएं तो वो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। बट अगर हम उसको बाहर ले जाएं, किसी स्पेस शिप में ले जाएं, और स्पेस शिप में ले जा के उस स्पेस शिप को हम बहुत तेज़ी से चला दें, ऑलमोस्ट अगर लाइट के स्पीड में चला दें, तो उसका जो लेंथ है वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो हमें ऐसा एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना चाहिए था जो किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो। यूनिवर्स में उसको हम कहीं भी ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, किसी भी वेदर में ले जाएं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक आइंस्टाइन का जो जनरल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आया था, उसके पहले तो सब कुछ ठीक था।
लेकिन उस थ्योरी के आने से ये एक बात आ गई कि अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो किसी चीज़ का लेंथ में इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर स्पीड बढ़ाने से उसका लेंथ क्या आता है, कम हो जाता है। तो अगर एक उसी जो इरिडियम टाइटेनियम इरिडियम का जो रोड था, जो बार था, उसको अगर हम एक स्पेसशिप में ले जाएं और स्पेसशिप को अगर हम लाइट के स्पीड में हम दौड़ा दें तो उसमें जो लेंथ है, उस बार का लेंथ वो कम हो जाएगा। तो वो हमारा स्टैंडर्ड रहा नहीं। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाना चाहिए जो किसी भी स्थिति में चेंज ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सोचा गया कि लाइट का जो स्पीड होता है वो एक ऐसा स्पीड होता है जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। अगर वो वैक्यूम में चल रहा है तो चेंज नहीं, हाँ भले ही वो अगर पानी में चल जाए, वो अगर शीशा के अंदर चल जाए यानी कांच के अंदर चल जाए तो उसका स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि उसमें एक प्रतिरोध करने रोकने वाला कुछ आ जाता है, ठीक है। बट अगर हम वैक्यूम का बात करें तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता है। ये आगे आप जाके पढ़ोगे, जब आप स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ोगे कि लाइट अगर वैक्यूम में चल रहा है तो अगर हम एक टॉर्च लेके एक स्पेसशिप में खड़ा हो जाए और वो स्पेसशिप जो है वो खुद लाइट के स्पीड से चल रहा है और वहाँ से हम एक टॉर्च जला रहे हैं तो कायदे के अनुसार क्या होना चाहिए कि जो लाइट का स्पीड है वो 6 लाख किलोमीटर हो जाना चाहिए। क्यों? देखिए, लाइट का जो स्पीड होता है ना वो इतना होता है, लेकिन रफ आइडिया में इसको आप मान लीजिए कि कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो हमारा स्पेसशिप तो खुद 3 लाख किलोमीटर से चल रहा है और उसमें हम टॉर्च चला रहे हैं और उस टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है, लाइट निकल रही है, उसका अपना स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर है। तो दोनों जुड़ के कितना जाना चाहिए, 6 लाख किलोमीटर। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी बाइक में या फिर किसी गाड़ी में चलते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो ट्रेन है, एक ट्रेन में है, वो ट्रेन खुद 60 के स्पीड से चल रहा है और उसमें हम 20 का स्पीड से और दौड़ते हैं, तो हमारा स्पीड कितना होना चाहिए, 80, क्योंकि 60 तो ट्रेन हमको खुद लेके चल रहा है और 20 उसमें हम और दौड़ रहे हैं, तो हमारा स्पीड कितना जाता है, 80 का। तो इसी हिसाब से लाइट का जो स्पीड होना चाहिए वो कितना जाना चाहिए, 6 लाख किलोमीटर पर आवर हो जाना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा देखा गया कि नहीं, वो जो स्पीड होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर आवर ही रहता है। ये लाइट, सॉरी मैं पर आवर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, पर आवर नहीं होगा, पर सेकेंड होगा। लाइट का स्पीड 3 लाख पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो लाइट का स्पीड जो है वो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही रहता है। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि क्यों ना इसी को आधार बना के हमारा लेंथ का स्टैंडर्ड बनाया जाए। तो जो डेफिनेशन बनाया गया वो था द मीटर, यानी मीटर मतलब 1 मीटर। द 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट जो पाथ ट्रेवल करेगा कितने समय में, देखिए हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस बराबर होता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस हमें निकालना है जो हमारा 1 मीटर रहेगा, जो 1 मीटर बनेगा, और स्पीड हमें पता है क्या, 3 लाख किलोमीटर, क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि अगर हम इसको देखिए, लाइट का जो स्पीड है ना वो एग्जैक्ट जो रियलिटी में होता है वो इतना होता है, लेकिन अगर हम इसको हम राउंड अप करके 3 लाख मान लें तो 1 सेकेंड में वो कितना चला, 3 लाख किलोमीटर चला। कितना चला, 3 लाख किलोमीटर। और इसको अगर मीटर में बदलें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 3 जीरो और हो जाएगा, यानी तो ये किलोमीटर हट जाएगा, यहाँ से मीटर आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में इतना मीटर, तो 1 मीटर में कितना चलेगा, तो 1 मीटर में जो समय लगेगा वो इसको डिवाइड कर देंगे, यानी हो जाएगा ये 1/3 00
000 एंड 000, ठीक है। यानी इसको अगर हम पढ़ें, अगर हम इंडियन सिस्टम में पढ़ें तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सही है ना। क्या होता है 3 × 10⁸, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। यानी 1 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और अरब, सॉरी हाँ। तो वो 1 सेकेंड में, यहाँ पे मीटर नहीं होगा, यहाँ सेकेंड होगा। और हाँ, हम क्या निकाल रहे हैं, मीटर निकाल रहे हैं ना, यानी डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें ये पता है, अच्छा ये नहीं पता, क्योंकि हमें ये तो निकालना है, हमें पता है कि 1 मीटर चाहिए, लेकिन हमें ये तो निकालना है। तो स्पीड पता है, लेकिन टाइम चाहिए, और टाइम कितना लेना है। तो हमें 1 सेकेंड में इतना मीटर, इतना चल रहा है, यानी इतना मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना, इसको अगर देखें तो 3 अरब मीटर 1 सेकेंड में। लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 अरब मीटर चल रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना चलेगा, तो 1/3 अरब कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, ठीक है। यानी ये टाइम आ गया 1 मीटर, यानी 1 मीटर डिस्टेंस जो लाइट चलेगा कितने समय में, इतने समय में। और इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ थोड़ा, किसमें, सेकेंड में, सॉरी ये एग्जैक्ट वैल्यू में, इसलिए आपको यहाँ पे 2997924 इस तरह से दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ मैंने राउंड अप करके लिखा है 3 अरब, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी नहीं है, ये सब चीज़ को उतना सा पढ़ी नहीं है। तो फिर भी मैं थोड़ा लेंथ का बता दे रहा हूँ, बाकी मैं आगे नहीं बताने वाला हूँ। तो वही है कि इतने समय में 1 सेकेंड को क्या करो आप, 1 सेकेंड को इस क्वांटिटी से आप डिवाइड करो, तो कुछ वैल्यू आएगा, बहुत कम वैल्यू आएगा, लगभग ऐसा वैल्यू आएगा जिसको हम बोल सकते हैं कि नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो उसको हम उस समय को मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी फिजिक्स में हम कुछ भी मान सकते हैं। फिजिक्स में अगर हम ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है उसको भी हम मानेंगे, क्योंकि फिजिक्स में हम आइडियल केस भी मानते हैं, तो इसको भी मानेंगे। तो 1 सेकेंड जो समय होता है उसको इतने नंबर से डिवाइड करें, तो जो टाइम आ रहा है उस टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा। ये मीटर, समझ आ रही बात। कितने समय में, इतना समय में। अब इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, 1 को डिवाइड कर दीजिए इससे, तो जो टाइम निकल रहा है उस टाइम में लाइट का स्पीड पहले से पता है, ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस समय में लाइट जितना ट्रेवल किया, जितना डिस्टेंस, मान लीजिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यही डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, 1 मीटर बोलेंगे। और ये हमारा क्या स्टैंडर्ड। अब ये जो हमने स्टैंडर्ड बनाया वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि इस ये मौसम के साथ या समय के साथ ख़राब हो जाएगा या फिर बिगड़ जाएगा। ये क्या है, ये हमारा एक डेफिनेशन बन गया ऐसा जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट का स्पीड तो बदलेगा नहीं। यूनिवर्स में आप कहीं भी चल जाएँ, यूनिवर्स में आप ब्लैक होल के पास चल जाएँ, एक न्यूट्रॉन स्टार के पास चल जाओ, एक हैवी सन के पास, एक हैवी स्टार या फिर हैवी प्लैनेट्स के पास चल जाओ, लाइट का स्पीड बदलता नहीं है। और जब लाइट का स्पीड नहीं बदलेगा तो ये वाला समय तो बदलेगा नहीं, और ये समय नहीं बदलेगा तो हमारा स्पीड तो पहले से कॉन्स्टेंट है, और समय भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस निकलेगा, और जो डिस्टेंस निकल रहा है वही डिस्टेंस क्या है, हमारा 1 मीटर लेंथ है, जिसको हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है। तो आई होप कि आज की जितने भी क्लास में मैंने सारी चीज़ें बताई है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह जो ये जो डेफिनेशन है वो सातों की सातों यूनिट्स का डेफिनेशन है। तो अगर आपका इच्छा हो तो आप जाके पढ़ सकते हो एनसीईआरटी बुक में, और अगर आपको बहुत अच्छा समझना है तो आप जाके
प्रदीप छत्रपाल सर का यूट्यूब चैनल में जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उनका जो लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे आप देख सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है हर एक यूनिट के डेफिनेशन को, तो आप जाके पढ़ सकते हो। मैंने भी जो बताया है वो उन्हीं के तरीके से बताया है, जो उन्होंने बताया था वही चीज़ मैंने भी बताया है। तो अगर आपका इच्छा हो तो आप प्रदीप छत्रपाल के सर के चैनल में जाके क्या हो रहा है, तो आप जाके प्रदीप छत्रपाल सर के चैनल में जाके उसको विजिट कीजिए और वहाँ से आप सारे डेफिनेशंस को देख सकते हो। ठीक है। एक्चुअली थोड़ा आज मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह, आज कुछ ऐसा काम मैं कर रहा था कि थोड़ा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसके कारण में थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है कि दिमाग सोच नहीं पा रही है। खैर जो भी हो, आज के लेक्चर में हम यही तरह रखते हैं। आगे हम देखेंगे और तरह का यूनिट्स के बारे में, जैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।